प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम और आज हम लोग जो है बीए प्रथम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का, किसका? हिंदी साहित्य का, इसका जो है अध्ययन हम लोग करेंगे। तो अगर हम देखें कि बीए प्रथम वर्ष में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो क्या है? हिंदी काव्य है। आप लोगों को कल मैंने पाठ्यक्रम दिया हुआ था कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इसके अंतर्गत, हिंदी काव्य के अंतर्गत सबसे पहले हमें हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर क्या करना होगा? देखना होगा। बिना इतिहास को जाने साहित्य को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे कैसे। तो अगर हम इसमें बात करें तो जब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास क्या है? जो अतीत में बीत चुका है। इतिहास क्या है? जो अतीत में, अतीत मतलब पूर्व में क्या हो चुका है? अतीत में बीत चुका है। जो अतीत है उसको हमें जानना है और उसका क्या करना है? विश्लेषण करना है। ये नहीं कि केवल अतीत है तो अतीत तो कई चीज़ों का है, लेकिन हमें मूल तौर पर किस में फोकस करना है? हिंदी साहित्य पर करना है। तो जब हम लोग हिंदी साहित्य पर बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। और ये इतिहास लिखा क्यों जाना चाहिए? जब हम लोग अपने इतिहास ग्रंथों को खंगालते हैं, साहित्य ग्रंथों को खंगालते हैं, तो इनमें सबसे जो पहला नाम है आधुनिक भारत में वो आता है गारसा द तासी का। किसका? गारसा द तासी। इनका नाम सुना है कभी? नहीं सुना। सुना है? तो इसमें है क्या? इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदोई हिंदुस्तानी। ये क्या है? इन्होंने जो ग्रंथ लिखा हुआ है गारसा द तासी ने, ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? अगर हम लोग भाषा की बात करें तो ये किस में लिखा है? फ्रेंच भाषा में है। किस में है? फ्रेंच भाषा में है। तो ये जो है आपका, अब इसका इस्तवार का मतलब, ये इस्तवार क्या है? फ्रेंच भाषा में इस्तवार का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री या इतिहास। तो हम लोग हिंदी में ही लिख लें सीधे तो क्या हो जाएगा? इतिहास या हिस्ट्री। लिटरेच्यूर का मतलब होता है लिटरेचर या साहित्य। तो हम लोग लिख लें, क्या हो जाएगा? साहित्य। हिंदुस्तानी, तो एंदुई का मतलब क्या हो जाएगा? हिंदवी। क्या हो जाएगा? और हिंदुस्तानी का मतलब क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी। ठीक है? हिंदवी और हिंदुस्तानी। तो अगर हम इसको अगर देखें तो इस हिंदी के तौर पर तो क्या हो जाएगा? हिंदवी व हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास।
क्योंकि ये आया है तो सब मिलाकर हम लोग अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा, हिंदवी व हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, मतलब ये मूल तौर पर जो है पहुंच जाएगा। अब ये जो है, अब इस ग्रंथ की हम लोग चर्चा करें तो इस ग्रंथ का प्रकाशन, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कब प्रकाशित हुआ, तो प्रकाशन वर्ष हम लोग देखें तो 1839 ईस्वी इसका प्रथम खंड, मतलब 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो प्रथम खंड कब हुआ, 1839 में हुआ, और इसी में अगर हम देखें तो 1847 में क्या हो गया, दूसरा खंड प्रकाशित होता है, दूसरा खंड। फिर यदि इसी में देखें तो दूसरा संस्करण जो है, चूंकि ये तो प्रथम संस्करण है, प्रथम संस्करण, अभी आप लोग चूंकि पहली बार क्लास, तो आप लोगों को कई चीज़ें ये लगेगा कि बिल्कुल नई हैं। संस्करण क्या होता है, प्रथम संस्करण, दूसरा, द्वितीय संस्करण, तीसरा संस्करण, ये होता है कि जब आप लोगों ने किताबें पुस्तकें पढ़ी हुई होंगी, तो जब हम लोग पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे पहली बार कोई किताब प्रकाशित हुई तो उसको प्रथम संस्करण कहेंगे। वही किताब जब थोड़ा सा कुछ परिवर्तन, कुछ करेक्शन, कई बार गलतियां रह जाती हैं किताब में, या कुछ चीज़ें हमें उसमें जोड़नी या घटानी पड़ती हैं, तो जब हम दोबारा उसमें जोड़ते या घटाते हैं कुछ चीज़ें और फिर दोबारा से प्रकाशित कराते हैं तो वो दूसरा संस्करण कहलाता है। इसी तरीके से तीसरा संस्करण, मतलब 10वीं, 20वीं, 50वीं संस्करण तक जितनी बार नई, जैसे आपने पहली बार में कितनी 1000 पुस्तकों का ऑर्डर दिया, कितनी 1000 पुस्तकों का ऑर्डर दिया, और 1000 पुस्तकें क्या हो गई, मार्केट में बिक गई। अब आपको यदि और छापनी है तो वो दूसरे संस्करण के तौर पर आपको प्रकाशित करनी होगी। पहला संस्करण तो पूरा बिक गया, तो दूसरे संस्करण में क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। कुछ नहीं होगा तो प्राकथन जो होता है, मतलब लेखक के जो शब्द होते हैं वो उसमें परिवर्तन होगा, वो नए चीज़ें उसमें ऐड कर देगा। तो इस तरीके से दूसरा संस्करण हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तो ये चीज़ें जो है हो जाएंगी। तो समझ में गया होगा संस्करण क्या है, ठीक। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। गारसा दातासी पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी के बारे में सबसे पहले क्या किया, इतिहास लेखन का कार्य किया। मतलब कब किया, 1839 ईस्वी में इन्होंने, गारसा दातासी ने इस्तवार दा लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है इसकी रचना की। ये जो आपका, अगर हम अब यहाँ हिंदुस्तानी और हिंदवी आपके सामने 2 शब्द होंगे, 2 शब्द है ना, हिंदुस्तानी। अब हिंदवी क्या है, हिंदुस्तानी क्या है। हिंदुस्तानी से तात्पर्य आपका हो जाए, यहाँ तात्पर्य हो जाएगा कि जो आपकी अरबी और फारसी, चूंकि हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था 1839 में, जब ये हिंदी का इतिहास लिख रहे थे, उस समय तक यहाँ चूंकि अंग्रेजों का शासन 1800 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। अब 1800 में आ गई थी, लेकिन उससे पहले किसका शासन था, मुगल शासन था। तो यहाँ पर उर्दू साहित्य लगातार लिखा जा रहा था, उर्दू साहित्य लिखने पढ़ने में लगातार यहाँ परंपरा में था। तो उर्दू और हिंदी दोनों के साहित्यकारों को इसमें क्या किया, उन्होंने समाहित किया हुआ है। कितने, दोनों, जिसमें से 72 रचनाकार, 72 साहित्यकार कौन से थे, नहीं हिंदी के थे,
और बाकी जो है इसमें टोटल 772 के आसपास जो है रचनाकार हैं, मतलब टोटल रचनाकारों की संख्या 772 के आसपास इन्होंने रखी है। तो 772 में 72 के आसपास तो किसके थे? हिंदी के थे, बाकी जो थे वो उर्दू, फारसी या अरबी के थे। तो ये जो है आपको इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। किसमें? गारसा दत्तासी के इस्तवार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तान। हमें इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास लेखन की परंपरा शुरू कैसे हुई। आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहला योगदान किस व्यक्ति का है, तो आपको नाम ध्यान होना चाहिए गारसा दत्तासी ने सबसे पहले इसमें इतिहास लिखने का प्रयास किया। इसमें काल विभाजन का जो है कोई जिक्र हमें मिलता नहीं है। ठीक है, ये जो आपका इतिहास ग्रंथ है वो पूरी तरीके से जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं ABCD, मतलब ये जो नंबर होते हैं ना, इस आधार पर ये हमें पूरा का पूरा देखने को मिलता है कि मतलब इसमें रचनाकार के जन्म समय से कोई मतलब नहीं है। उसका नाम जिस क्रम में आएगा ABCD में वो ऐसा रखा गया। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर जब प्राचीन उसमें जाएंगे तो गोरखनाथ जी सबसे पहले शुरुआती साहित्यकार हैं, सरहपा और सबसे पहले रचनाकार हैं। लेकिन सरहपा का नाम का किससे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। ठीक है, और आधुनिक काल का जैसे के रचनाकार जैसे अज्ञेय जी हो गए, उनका जिक्र किया गया है तो उनका ए से नाम है, तो अज्ञेय जी का नाम सबसे पहले दे दिया है। जबकि होना क्या चाहिए? जो सबसे प्राचीन है वो सबसे पहले, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, तो वो उसका ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। मतलब इसको हम कहेंगे कि इसमें ये कमी है, ये खामी हमें देखने को इस साहित्य ग्रंथ में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग और देखते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को क्या होगी देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो करते जाइए, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे तभी अच्छे से बढ़ेंगे। लिख लिया? देखिए, आप लोग देखें तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज, मतलब शिव सिंह सरोज नाम से, शिव
सरोज, इस नाम से क्या किया, एक ग्रंथ की रचना की। कब की? अगर प्रकाशन वर्ष हम देखें, प्रकाशन वर्ष तो ये था 1883 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें यदि हम देखें तो इन्होंने 1883 ईस्वी में इसकी, ये जो प्रकाशक है, मतलब कहाँ से प्रकाशित हुआ था प्रकाशक, तो नवल किशोर प्रेस कहाँ पर था, लखनऊ में, वहाँ से प्रकाशित हुआ था नवल किशोर प्रेस। कहाँ से? लखनऊ से। जो ऊपर का ग्रंथ हम लोग लिख चुके हैं, ये आयरलैंड से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? आयरलैंड से, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये इसमें किया क्या गया, इसमें हिंदी के कुल कितने, 1003, कितने, 1003 रचनाकारों का विवरण मिलता है, रचनाकारों का विवरण मिलता है, प्राप्त होता है। लेकिन इनमें बहुत जो काल विभाजन है, काल विभाजन का इसमें भी कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन प्रयास नहीं किया। ये हिंदी के ही थे 1000? हाँ, हिंदी के ही थे, प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन का इसमें प्रयास नहीं किया गया। हमें क्या करना है कि इन जो रचनाकार हैं इनको केवल नाम ध्यान रखना है, ग्रंथ का नाम ध्यान रखना है। जब हम लोग क्या है कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम मान लीजिए कि जो परीक्षाएं देते हैं, कंपटीशन की परीक्षाएं देते हैं, मान लीजिए कि आप पटवारी की या व्यापम में जो है आपने कोई परीक्षा दी, तो उनमें अगर हिंदी का कुछ पोर्शन है तो वहाँ पूछा जाएगा शिव सिंह सरोज किसकी रचना है। तब यदि आपने पढ़ रखा है तो आप बता देंगे किसकी रचना है। या शिव सिंह इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। जो पूछा जाएगा वो इनमें यही चीज़ें क्या होंगी, पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई। अब यदि हम देखें इसके बाद दूसरे रचनाकार की, तो दूसरे रचनाकार को हम लोग इसको थोड़ा हटा लेते हैं इसको। अब ये कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन है? ग्रियर्सन। इन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर नहीं, अब चूंकि अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा आपको। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। चूँकि हम लोग फॉलो करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी को, और रामचंद्र जी शुक्ल जी के उसमें यही नाम आता है नॉर्दर्न हिंदुस्तान। लेकिन अधिकतर आपको जो देखने को मिलेगा अधिकतर ग्रंथों में, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान, ये मतलब इतना ही मिलेगा। लेकिन नॉर्दर्न हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी को ही हम लोग आधार मानते हैं, और उनसे ही उनकी जो उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो उसमें जो है यही नॉर्दर्न जरूर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको जो है फॉलो करते हैं कि ये जो है। तो क्या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ की रचना की। यह जो है सबसे पहले यदि हम देखें
तो सबसे पहले ये 1880 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये जो है कब, यह सबसे पहले 1880 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, यहां से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था ये जो है ग्रंथ। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है बिंदु की प्रकाशित कहाँ से हुआ और इसमें चीजें क्या क्या हैं। इसमें पहली बार इन्होंने क्या किया कि इसमें काल विभाजन का प्रयास किया है। इस ग्रंथ को अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया है, काल विभाजन का प्रयास किया गया है। इसका काल विभाजन का प्रयास किया गया है। अब देखिए एक और बिंदु यहां पर, जब हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को पढ़ते हैं तो एक बिंदु और आएगा प्रामाणिकता को लेकर। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखक, मतलब सबसे पहले हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास किसने लिखा, तो कौन है, गारसा दत्तासी। लेकिन ये प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले प्रमाणिक शब्द जहां जुड़ जाएगा तो वहां आएगा नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। चूंकि इन्होंने काल विभाजन, एक होता है ना प्रवृत्ति परक मूल्यांकन, मतलब प्रवृत्ति का मतलब यह है कि जिस तरीके का व्यक्तित्व है लोगों का, जैसे रचनाकार हैं उनका उस तरीके से मूल्यांकन किया, काल विभाजन करके समय सीमा निर्धारित की कि ये रचनाकार इस समय सीमा में आएगा, ये रचनाकार इस समय सीमा में आएगा, तो वो काल विभाजन का इन्होंने प्रयास किया। तो प्रामाणिकता के तौर पे इसको जो है माना जाता है। इसमें कुल 952 जो है कवियों को शामिल किया गया है। इसमें कुल जो काल विभाजन जैसे किए गए हैं तो किसने 11 काल विभाजन, मतलब 11 खंडों में जो है क्या किया, अपने इतिहास को विभाजित किया। जैसे अध्याय योजना हम लोग देखते हैं ना, अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो उसी तरीके से उन्होंने 11 खंड में जो है क्या किया, इसको विभाजित किया है। मतलब 11 काल विभाजन किए हैं। कितने, 11। और 952 के आसपास जो है इसमें क्या मिलते हैं, रचनाकारों का विवरण मिलता है, जिसमें से 882 के आसपास तो केवल इन्होंने शिव सिंह सरोज से उठाए हैं। कहाँ से, शिव सिंह सरोज से। अब है क्या कि वहां से उठाए तो, लेकिन उनका विवेचनात्मक विवरणात्मक जो प्रस्तुतिकरण है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया हुआ है। तो हम लोगों को इसको जो है क्या करना है, ध्यान रखना है। जब हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे तो हमें हमारा जो आधार है वो क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। और आधार मजबूत होता जाएगा तो स्वाभाविक है, जब आधार मजबूत होगा तो उसमें जो हमारा जो महल है, जो भवन है, वो जो है मजबूत खड़ा होगा। तो हमें, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ते हुए और आगे तक पहुँचेंगे। तो अभी ये जो क्लास है वो किसकी है, बीए प्रथम वर्ष की है। तो इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, इसमें और गहराई तक जाया जा सकता है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसमें और भी डिटेल्स के साथ इसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन है क्या, बीए के
बीए के छात्र छात्राओं के लिए जितना विवरण हम दे रहे हैं इतना पर्याप्त है, इससे बहुत और अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर वालों को। हाँ, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा इस बिंदु पर जो है चर्चा की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।